क्या हो अगर दुनिया का सबसे रंगीन, ओह, सबसे आकर्षक और खूबसूरत पक्षी असल में पूरी तरह से भूरा हो या फिर काले रंग का हो? हाँ, ये सुनने में एकदम बेतुका लगता है। बिल्कुल बेतुका लगता है ना। आमतौर पर हमारा मस्तिष्क चीजों को उनके बाहरी आवरण से ही पहचानने का आदी होता है। जो हमें दिखता है, हम मान लेते हैं कि बस वही निर्विवाद सत्य है। एकदम सही बात है। हमारी आंखें और हमारा दिमाग एक खास तरह से प्रोग्राम किए गए हैं। अच्छा। हम दुनिया को वैसे ही समझते हैं जैसी वो सतह पर दिखाई देती है, और अक्सर उस गहरी वैज्ञानिक या जैविक सच्चाई तक नहीं पहुंच पाती जो सतह के ठीक नीचे काम कर रही होती है। और आज की इस गहन चर्चा का विषय बिल्कुल यही है, सतह के नीचे छिपी सच्चाई। आज हम भारत के राष्ट्रीय पक्षी यानी मोर के बारे में बात करने वाले हैं। हाँ। और इस चर्चा के लिए हमारे पास जो शोध सामग्री और दस्तावेज है ना, सच कहूं तो उन्होंने मेरे होश उड़ा दिए हैं। ये रिपोर्ट वाकई बहुत दिलचस्प है। बहुत ही विस्तृत है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम आज इसे स्लाइड दर स्लाइड देखने वाले हैं। और इस स्लाइड डेक के हर पन्ने पर विवेक नाम का एक हल्का सा वाटरमार्क है। हाँ, ये विवेक वाटरमार्क ऐसा लगता है मानो कोई गुप्त हस्ताक्षर हो। बिल्कुल। ये रिपोर्ट केवल जीव विज्ञान तक सीमित नहीं है। इस दस्तावेज ने मानव ज्ञान की एक पूरी गुप्त दुनिया, एक सीक्रेट वर्ल्ड के दरवाजे खोल दिए हैं। एक सीक्रेट वर्ल्ड। जहां जहां मोर को केवल एक सुंदर पक्षी के रूप में नहीं, बल्कि विज्ञान, जीवन चक्र और संस्कृति के एक 360 डिग्री परिप्रेक्ष्य से डिकोड किया गया है। सही कहा आपने। तो चर्चा में गहराई तक जाने से पहले श्रोताओं को एक बात याद दिला दूं, अगर ज्ञानवर्धक तथ्यों की ये खोज दिलचस्प लगे तो इस सामग्री को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। बिल्कुल। तो चलिए उस पहले रहस्य की तरफ बढ़ते हैं जो सीधे आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स की दुनिया से जुड़ा है। तो शुरुआत हम इस विवेक सीक्रेट वर्ल्ड की तीसरी स्लाइड से करते हैं। ठीक है। ये स्लाइड हाल ही में IISR भोपाल यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च के एक जीनोम शोध पर आधारित है। उन्होंने 2 अलग-अलग प्रजातियों के DNA की गहराई से तुलना की। एक है हमारा भारतीय नीला मोर और दूसरा है हरा मोर, जो मुख्य रूप से दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि जहां तक मुझे पता है इन दोनों मोरों की वर्तमान स्थिति में जमीन आसमान का अंतर है। बहुत बड़ा अंतर है। जहां हरा मोर आज विलुप्त होने की कगार पर है, मतलब वो एंडेंजर्ड श्रेणी में है, वहीं हमारा भारतीय नीला मोर लीस्ट कंसर्न की श्रेणी में आता है। हाँ। इसका मतलब है कि वो पूरी तरह से सुरक्षित है, उसकी आबादी फल फूल रही है। ऐसा क्यों है? मतलब केवल भूगोल तो इसका कारण नहीं हो सकता ना? बिल्कुल नहीं। असली कारण उनकी DNA के भीतर मौजूद है। अच्छा। हाँ, IIS और भोपाल के वैज्ञानिकों ने जब उनके संपूर्ण जीनोम का अनुक्रमण किया तो एक बहुत बड़ा सुराग मिला। उन्होंने पाया कि भारतीय नीले मोर के अंदर आनुवंशिक विविधता यानी जेनेटिक डाइवर्सिटी बहुत अधिक है। तो इसका आसान भाषा में क्या मतलब हुआ? क्या इसका संबंध बीमारियों से लड़ने से है? सटीक। उच्च आनुवंशिक विविधता का मतलब है कि पीढ़ियों से इस पक्षी ने खुद को हर तरह के सूक्ष्म जीवों, वायरसेस और बदलते पर्यावरण के अनुकूल ढाल लिया है। ओह वाह! इसके पास एक बेहद मजबूत और परिष्कृत प्रतिरक्षा प्रणाली है, मतलब इम्यून सिस्टम बहुत तगड़ा है। अच्छा। साथ ही इसका तंत्रिका तंत्र भी बहुत उच्च स्तर का विकसित है, जो इसे शिकारियों से बचने में तेज प्रतिक्रिया करने में मदद करता है। और हरे मोर का क्या? दूसरी ओर हरे मोर में यह आनुवंशिक विविधता बहुत कम हो चुकी है, जिसके कारण वो इंसानी दखलंदाजी और नई बीमारियों के प्रति बहुत कमजोर साबित हो रहा है। तो अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझाऊं, तो भारतीय मोर का जीनोम किसी ऑल टेरेन व्हीकल की तरह है। हाँ, कह सकते हैं। मतलब कोई ऐसी मजबूत गाड़ी जिसे आप रेगिस्तान में चलाएं, पहाड़ों पे ले जाएं या दलदल में उतार दें, वो हर परिस्थिति में अपना रास्ता बना लेगी। बहुत ही शानदार तुलना है। ये पक्षी केवल बाहर से सुंदर नहीं है, ये अंदर से विकासवादी जीव विज्ञान के एक टैंक की तरह मजबूत है। एक सर्वाइवल मशीन। और इसी बात से हम चौथी स्लाइड की ओर बढ़ते हैं और उस सबसे चौंकाने वाले तथ्य पर आते हैं जिसका जिक्र हमने बिल्कुल शुरुआत में किया था। हाँ, रंगों वाला भ्रम। बिल्कुल, वो तथ्य जिसने हमारी सामान्य दृष्टि को ही चुनौती दे दी है, जिसे विज्ञान की भाषा में संरचनात्मक रंगाई या स्ट्रक्चरल कलरेशन कहते हैं। रुकिए एक मिनट, क्या आप उसी बात पर आ रहे हैं कि मोर के पंखों में कोई रंग नहीं होता? हाँ। जब मैंने ये स्लाइड में पढ़ा तो मुझे लगा कोई छपाई की गलती है। आप कह रहे हैं कि वो चमकीला नीला या सुनहरा रंग असल में है ही नहीं? यही तो इस रहस्यमयी दुनिया का सच है। मतलब मेरी आंखों को तो एकदम पीकॉक ब्लू दिखता है। ये कैसे संभव है? यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि अगर आप मोर के पंख के किसी एक रेशे को लें
और उसमें मौजूद पिगमेंट का रासायनिक परीक्षण करें तो आपको पता चलेगा कि वो पिगमेंट मुख्य रूप से भूरा या बहुत गहरा काला होता है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, वहाँ कोई नीला या हरा रसायन मौजूद ही नहीं है। तो फिर हमें वे सारे रंग क्यों दिखाई देते हैं? क्या ये कोई ऑप्टिकल इल्यूजन है? ये एक बहुत ही जटिल ऑप्टिकल इल्यूजन है जो नैनो टेक्नोलॉजी और भौतिकी का खेल है। अच्छा। मोर के पंखों की सतह पर केराटिन प्रोटीन से बने बेहद सूक्ष्म नैनो कण होते हैं। ये कण एक क्रिस्टल जैसी जालीदार संरचना में व्यवस्थित होते हैं। तो जब सूरज की रोशनी इन सूक्ष्म कणों से टकराती है ना, तो ये कण एक प्रिज्म की तरह काम करते हैं और प्रकाश की तरंगों को मोड़ देते हैं। ओह। इसे भौतिकी में रचनात्मक हस्तक्षेप या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। अच्छा, तो क्या ये वैसा ही है जैसे पानी के तालाब में दो लहरें जब एक साथ मिलती हैं तो वो मिलकर एक बहुत बड़ी लहर बना देती हैं? एकदम सही एनालॉजी है। जब प्रकाश की किरणें मुड़कर वापस हमारी आंखों की तरफ आती हैं, तो कुछ खास रंगों की तरंगें जैसे नीली और हरी आपस में मिलकर बहुत शक्तिशाली और चमकीली हो जाती हैं। और बाकी रंगों का क्या होता है? वहीं लाल या पीले रंग की तरंगें आपस में टकराकर नष्ट हो जाती हैं। गजब। और इसी अत्यंत जटिल भ्रम के कारण वो भूरा पंख हमें इतना चमकीला और रंग बिरंगा दिखाई देता है। आप जिस कोण से, जिस एंगल से पंख को देखेंगे, रंग वैसा ही बदलता हुआ नजर आएगा। ये तो सच में दिमाग घुमा देने वाला विज्ञान है। बिल्कुल। मतलब प्रकृति लाखों सालों से उस नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है जिसे इंसान आज लैब में बनाने की कोशिश कर रहा है। सही कहा। लेकिन भौतिकी के इस चमत्कार से आगे बढ़ते हुए 5वीं स्लाइड हमें मोर के जैविक जीवन चक्र में ले जाती है। इतनी जटिल संरचना वाले पंखों का आखिर होता क्या है? हाँ, और यहाँ प्रकृति का एक और क्रूर लेकिन शानदार नियम सामने आता है। क्रूर नियम? हाँ, हर साल अगस्त के महीने में जब संभोग का मौसम यानी मेटिंग सीजन खत्म हो जाता है, तो मोर के शरीर में बड़े हार्मोनल बदलाव होने लगते हैं। इन बदलावों के कारण मोर अपने वे सारे खूबसूरत नैनोटेक वाले पंख गिरा देता है। इसे मोल्टिंग कहते हैं। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई सांप अपनी पुरानी केंचुली उतार देता है। बिल्कुल वैसा ही। लेकिन मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आती। क्या? जीव विज्ञान के नजरिए से देखें तो इतने विशाल और जटिल पंखों को उगाने में बहुत भारी मात्रा में ऊर्जा लगती होगी। बहुत ज्यादा ऊर्जा लगती है। तो फिर उन्हें गिराकर हर साल दोबारा क्यों उगाना? इतनी ऊर्जा क्यों बर्बाद करना? ये सवाल बहुत ही लाजमी है। असल में ये ऊर्जा की बर्बादी नहीं है, ये विकासवादी फिटनेस का सबसे बड़ा परीक्षण है। फिटनेस का परीक्षण? हाँ, देखिए, मोर के पंख जितने लंबे और भारी होते हैं, उन्हें लेकर उड़ना और शिकारियों से बचना उतना ही मुश्किल होता है। जाहिर है वजन बहुत होता होगा। अगर कोई मोर 7 महीने तक अपनी ऊर्जा का संचय करके अगले मौसम तक 5 फीट लंबे, पूरी तरह से नए और घने पंख वापस उगा लेता है, तो वो मोरनी को कुछ साबित कर रहा होता है। क्या साबित कर रहा होता है? कि वह वर्तमान में पूरी तरह स्वस्थ है। ओहो, मतलब वो पुराने पंखों से काम नहीं चला सकता, उसे हर साल अपनी जेनेटिक मजबूती का नया प्रमाण पत्र दिखाना पड़ता है। बिल्कुल। विकासवादी जीव विज्ञान में इसे फिटनेस इंडिकेटर कहते हैं। अच्छा। मोरनी देखती है कि अगर ये मोर इतने भारी और चमकीले पंख उगाने के बावजूद जिंदा है और बीमार नहीं है, तो इसका मतलब है कि इसके जीन बेहतरीन हैं और ये बच्चों के लिए सबसे सही पिता साबित होगा। और ये जैविक सच्चाई हमें 6ठी और 7वीं स्लाइड की तरफ ले जाती है, जहां उन सदियों पुराने मिथकों का खंडन किया गया है जो हमारे समाज में फैले हुए हैं। हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। कौन सा सवाल? कि कैसे मानव मस्तिष्क ने जैविक और वैज्ञानिक तथ्यों को न समझ पाने के कारण सदियों से इन अजीबोगरीब मिथकों को सच मान लिया। बिल्कुल, जैसे वो बारिश वाला मिथक। हम सब ने बचपन में यह पढ़ा है कि मोर बारिश बुलाने के लिए नाचता है। हाँ, काले बादल देखकर खुश होता है, लेकिन वैज्ञानिक सत्य अलग है। मोर बारिश को नहीं बुला रहा है। तो फिर वो क्यों नाचता है? वो असल में हवा की नमी और वायुमंडलीय दबाव यानी बैरोमेट्रिक प्रेशर में होने वाले सूक्ष्म बदलावों को महसूस कर लेता है। मतलब वो एक संवेदनशील मौसम विज्ञानी की तरह काम करता है। बिल्कुल। बारिश से ठीक पहले का जो सुखद मौसम होता है ना, वो उसे ऊर्जावान बनाता है। और चूंकि बारिश का मौसम उनके संभोग का समय होता है, वो मोरनी को आकर्षित करने के लिए नाचता है। वो बादलों के लिए नहीं नाच रहा। और यहीं पर वो दूसरा मिथक आता है जो शायद सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। हाँ, आंसुओं वाला मिथक। मैंने खुद बचपन में कई बार सुना था कि मोरनी मोर के आंसू पीकर गर्भवती होती है। ये कहानी पूरी तरह से बेबुनियाद है। जब मैंने पहली बार सुना था
तो मुझे लगा था कि ये तो जीव विज्ञान के हर नियम के खिलाफ है। और है भी। मोर और मोरनी का प्रजनन पूरी तरह से जैविक रूप से होता है, कोई आंसू पीने की घटना नहीं होती। तो मोरनी साथी कैसे चुनती है? जैसा हमने पहले कहा, मोरनी उसी मोर को चुनती है जिसके पंख सबसे चमकदार और घने हों, जो उसकी जेनेटिक मजबूती का प्रमाण है। यहाँ ये विषय और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। कैसे? क्योंकि 8वीं स्लाइड में मोर के पारिस्थितिक प्रभाव यानी इकोलॉजिकल इम्पैक्ट की बात की गई है। आमतौर पर हम मानते हैं कि जो चीज सुंदर है वो कमजोर होगी। हाँ, ये इंसानी फितरत है। लेकिन ये दस्तावेज हमें बताता है कि मोर कोई नाजुक शोपीस नहीं है, वो पारिस्थितिकी तंत्र का एक निडर योद्धा है। बिल्कुल। शांत दिखने वाला मोर असल में जहरीले सांपों का सबसे भयंकर दुश्मन है। क्या बात कर रहे हैं? सांपों का दुश्मन? हाँ, उसकी तेज चोंच और मजबूत पंजे किसी भी कोबरा या जहरीले सांप को आसानी से मार सकते हैं। ओह वाओ! ग्रामीण इलाकों में तो एक कहावत भी है, जहां मोर होता है वहां सांप ज्यादा देर नहीं टिकते। अगर मैं इसे फिर से एक एनालॉजी से समझाऊं, तो मोर एक मखमली म्यान में छिपी एक धारदार तलवार की तरह है। बहुत खूब। दिखने में खूबसूरत, लेकिन शिकारियों के लिए बेहद खतरनाक। और उसकी इसी शक्ति और सुंदरता ने उसे शासकों का प्रिय बनाया, जो हमें 9वीं स्लाइड पर ले जाता है, जहां मोर एक राजसी प्रतीक के रूप में दिखाई देता है। हाँ, मौर्य साम्राज्य का जिक्र है इसमें। सम्राट अशोक के काल में और मौर्यकालीन सिक्कों पर मोर की आकृतियां उकेरी गई थीं। और सिर्फ प्राचीन काल ही नहीं, अगर हम मुगल काल को देखें तो सम्राट शाहजहां का तख्त ताऊस यानी पीकॉक थ्रोन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वो तो दुनिया भर में मशहूर था। बिल्कुल। वो सिंहासन हीरे पन्नों से जड़ा था और 2 विशाल मोरों के मध्य बना था। ये शासकों के लिए शक्ति और राजसी शान का सबसे बड़ा प्रतीक था। और फिर 10वीं स्लाइड हमें राजमहलों से बाहर निकालकर वैश्विक लोक कथाओं की ओर ले जाती है। ये देखना अद्भुत है कि कैसे ये पक्षी वैश्विक आस्था और संस्कृति के केंद्र में पहुंचा। हाँ, अगर हम व्यापक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो पता चलता है कि भारत के आदिवासी क्षेत्रों से लेकर दुनिया भर की प्राचीन सभ्यताओं तक मोर का प्रभाव है। जैसे गोंड और भील जनजातियों की वो मान्यता कि मनुष्यों ने नृत्य मोरों से ही सीखा है। और राजा जनक के खेत में मोरनी के अंडे से सीता जी के जन्म की कथा भी है। बिल्कुल। और सिर्फ भारत में ही नहीं, यूनानी मिथकों में भी देवी हेरा ने अपने 100 आंखों वाले रक्षक आर्गस की स्मृति में मोर को उन आंखों का वरदान दिया था। तभी तो मोर के पंखों पर वो आंख जैसी आकृति होती है। हाँ, और यजीदी धर्म में तो दुनिया की रक्षा करने वाले मुख्य फरिश्ते को मेलेक टाउस यानी मोर फरिश्ता के रूप में पूजा जाता है। ये सच में एक वैश्विक प्रभाव है। और ये प्रभाव सिर्फ कहानियों तक सीमित नहीं है। 11वीं स्लाइड में ज्योतिष और नवग्रह शांति का जो विवरण है वो तो बहुत ही विशिष्ट है। हाँ, शिव पुराण के अनुसार संध्या असुर को हराने के लिए सभी 9 ग्रह मोर पंखों में विराजित हुए थे। और इसमें जो उपाय बताए गए हैं वे बहुत ही सटीक हैं। जैसे शनि दोष के लिए 3 पंखों को काले धागे से बांधना, और चंद्र के लिए 8 पंख सफेद धागे के साथ, मंगल के लिए 7 पंख लाल धागे के साथ, बुध के लिए 6 पंख और हरा धागा, गुरु के लिए 5 पंख और पीला धागा, और शुक्र के लिए 4 पंख गुलाबी धागे के साथ। मतलब ये सिर्फ आस्था नहीं बल्कि रंगों और संख्याओं का एक पूरा गणित है। बिल्कुल। अगर हम इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो ये स्पष्ट होता है कि कैसे विवेक की स्लाइड डेक ने दिखाया है कि एक पक्षी की भौतिक संरचना ने दुनिया भर के धर्मों को प्रभावित किया है। और सिर्फ धर्म ही नहीं, कला और वैश्विक फैशन को भी। 12वीं स्लाइड में लेडी कर्जिन की प्रसिद्ध मोरपंख पोशाक का जिक्र है। हाँ, 1903 के दिल्ली दरबार की वो पोशाक। हाँ, जिसने भारतीय शिल्प को पश्चिमी फैशन के शिखर पर पहुंचा दिया। और इतिहास में महर्षियों द्वारा ग्रंथ लिखने के लिए मोरपंख की कलम का उपयोग करना तो हम सब जानते ही हैं। वो ज्ञान और कला का प्रतीक बन गया। तो अब हम इस स्लाइड डेक की आखिरी स्लाइड यानी निष्कर्ष पर पहुंच गए हैं। चर्चा को समेटते हुए हम कह सकते हैं कि मोर केवल भौतिक सुंदरता के कारण भारत का राष्ट्रीय पक्षी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये इस उपमहाद्वीप की आत्मा का प्रतिबिंब है। वैज्ञानिक रूप से जटिल, पारिस्थितिक रूप से निडर और आध्यात्मिक रूप से पवित्र। इस दस्तावेज में एक बहुत सुंदर उदाहरण है। जब तक हम प्रकृति का सम्मान करेंगे, ये अद्भुत नृत्य धरती पर गूंजता रहेगा। ये हमें पर्यावरण संरक्षण की याद दिलाता है। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? आप क्या सोचती हैं? मैं श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ना चाहूंगी। यदि एक पक्षी के जीवित रहने की विकासाविधि रणनीति, मतलब उसके वो चमकीले पंख,
पूरी मानव जाति के धर्म, कला और फैशन को आकार दे सकती है, तो हमारे आसपास ऐसे और कितने प्राकृतिक चमत्कार हैं जिन्हें हम केवल सुंदर मानकर नजरअंदाज कर रहे हैं। बहुत गहरा सवाल है। जबकि वो खामोशी से मानव संस्कृति की कोई और ही कहीं अधिक जटिल कहानी लिख रहे हैं। हमें अपने आसपास की प्रकृति को एक नई नजर से देखने की जरूरत है। बिल्कुल। तो विवेक की इस अनोखी रहस्यमयी दुनिया से बाहर आते हुए एक बार फिर श्रोताओं को याद दिला दूं कि अगर आपको ये विस्तृत अध्ययन पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, ताकि हम ऐसे ही और विषयों पर गहराई से चर्चा कर सकें और नई चीजें सीखते रहें। आज के लिए बस इतना ही। सुनते रहिए और सीखते रहिए।